तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं कोल जियोलॉजी। तो कोल जियोलॉजी में हम लोग कोल के बारे में पढ़ेंगे। तो कोल बेसिकली क्या होता है? एक ऑर्गेनिक फॉसिल फ्यूल होता है जिसको जलाने से पहले तो ये किस से बनता है? बेसिकली जो प्लांट मटेरियल्स है वो बहुत साल पहले दफन होके नीचे प्रेशर टेम्परेचर की वजह से एक कोल फॉर्म किया है। ठीक है, बेसिकली इट्स अ ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक। ठीक है ना, कोल। और कोल का जो वैल्यू है वो आपका क्या होता है कि जब इसको जलाया जाता है वो हीट जनरेट करता है, जिस हीट से हम लोग पावर जनरेशन करते हैं। बेसिकली पावर प्लांट में जो कोल यूज होता है, तो पावर जनरेशन के लिए कोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो वही लिखा गया है इधर, कोल इज वन ऑफ द चीफ फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है। फॉसिल फ्यूल और मिनरल फ्यूल्स। ठीक है, क्योंकि मिनरल हम किसको नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये ऑर्गेनिक मटेरियल है, पर मिनरल वी ऑल नो दैट मिनरल शुड बी इनऑर्गेनिक। ओके, तो इट इज एन इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ हीट एंड एनर्जी। ठीक है। अच्छा, कोल इज सॉलिड स्ट्रेटिफाइड रॉक कंपोज मेनली ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, हाइड्रोकार्बन्स एंड कैपेबल ऑफ बीइंग यूज्ड एज फ्यूल सप्लाई हीट और लाइट और बोथ। ठीक है। अच्छा, तो कोल दो टाइप का होता है। एक होता है ह्यूमिक कोल, दूसरा होता है सैप्रोजेनिक कोल। ठीक है। तो ह्यूमिक कोल क्या होता है? जो कोल बेसिकली फॉर्म्ड होता है द रिमेन्स ऑफ वुड एंड बार्क ऑफ द ओरिजिन। तो एक जो प्लांट होता है, वृक्ष जो होता है, इसके बार्क होता है और ये लीव्स होता है। तो इस बार्क जो पोर्शन है या सॉलिड पार्ट जो है वो अगर डिपोजिट होके कोल बनाया तब उसको हम लोग बोलते हैं ह्यूमिक कोल। और अगर लीव्स वगैरह, ठीक है, लीव्स, पोर्स, ठीक है, या ऑर्गेनिक जैसे एल्गी फंगी, ये सब अगर मिलके कोल बनाया तब उसको हम लोग बोलेंगे सैप्रोजेनिक कोल। तो ह्यूमिक कोल में बेसिकली बर्क और ओरिजिनल जो वुड बर्क इस सब से काठ जो होता है बेसिकली उससे बनता है, वुड और बर्क से। और सैप्रोजेनिक कोल बेसिकली लीव्स जो होता है उससे बनता है। ठीक है। तो अभी ये तो कोल का बेसिक इंट्रोडक्शन था। तो अभी हम लोग देखेंगे कि कोल कैसे बनता है, ओरिजिन ऑफ कोल। तो कोल का ओरिजिन के लिए दो थ्योरी हम लोग के लिए प्रेजेंट है। एक है इन सिटू थ्योरी, दूसरा एक है ड्रिफ्ट थ्योरी। ठीक है। तो इन सिटू थ्योरी में मैं पहले ब्रीफ करवा देता हूँ, फिर लाइन बाय लाइन देखेंगे क्या हो रहा है। कि जो इन सिटू थ्योरी है उसमें क्या बोला जाता है कि जो बेसिन है, ठीक है, सपोज एक बेसिन है, इधर पहले प्लांट मटेरियल था और उधर ही वो दफन हो गया और उधर ही लेयर लेयर कोल बनाया। ठीक है ना, बहुत साल बाद जिस जगह का प्लांट मटेरियल उसी जगह पे कोल मिल रहा है, तब उसको हम लोग बोलेंगे इन सिटू थ्योरी। और उसको ऑटोक्थोनस ओरिजिन बोलते हैं। ऑटोक्थोनस इन ओरिजिन, ऑटोक्थोनस मतलब जो अपना ओरिजिनल प्लेस है उधर ही कोल बनाएगा। ठीक है ना, ऑटोक्थोनस। ठीक है। तो इन सिटू थ्योरी अगर एक कोल देखा जाए तो जो कोल देखते हैं उसकी उसको हम लोग कैसे पहचानेंगे कि ये इन सिटू है या ड्रिफ्ट है? तो उसका कुछ एविडेंस है, जैसे कि लार्ज एक्यूमुलेशन ऑफ वेजिटल मैटर। ठीक है, जिससे मतलब वो जो कोल सीम रहेगा उस एरिया का वेजिटल मैटर के साथ वो सिमिलर टाइप रहेगा। ठीक है ना, क्योंकि उधर ही बना हुआ है। ठीक है। ऑल्सो मतलब क्या होता है कि वही वही दिखा जाए क्योंकि उधर कोई इम्प्यूरिटी कोल में नहीं रहेगा, क्योंकि जो प्लांट मटेरियल है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुआ है। ठीक है ना, प्लांट मटेरियल उधर ही जमा होकर कोल बनाया है, तो इसलिए इम्प्यूरिटी का कोई चांस नहीं रहता है। ठीक है। और एक है कि जो अनकॉन्फॉर्मिटी है वो देखने को मिल सकता है। क्यों देखने को मिल सकता है? क्योंकि एक ही जगह पे डिपॉजिट होके बन रहा है, तो किसी एक दिन टाइम गैप रहा, ठीक है, इधर ही टाइम गैप रहा तो उधर एक अनकॉन्फॉर्मिटी हम लोग को देखने को मिल जाएगा कोल सीम में। ठीक है ना, पर अगर ड्रिफ्ट होके जाता तो उधर कोई अनकॉन्फॉर्मिटी मिलने का चांस नहीं था, क्योंकि वो
ट्रांसपोर्ट होकर दूसरी जगह पे डिपोजिट होकर कोल बना रहा है ना, तो इसमें अनकॉन्फर्मिटी के मिलने का कोई चांस नहीं रहता। तो एक हो प्यूरिटी एंड अनकॉन्फर्मिटी का प्रेजेंस। ठीक है। अच्छा, जो कोल सीम रहेगा उसमें शेल का लेयर अगर रहेगा, तब समझ जाना, मतलब कोल के नीचे जो शेल लेयर अगर मिल गया हम लोगों को, तो उसी शेल से क्या होता था, पहले प्लांट को जो न्यूट्रिएंट्स है वो मिलता था। अभी उसी शेल लेयर अगर मिल गया तो हम लोगों को एक कॉन्फर्मेशन है कि वो इंसिटू थ्योरी को सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि उसी शेल लेयर से वो प्लांट मटेरियल जब था पास्ट हिस्ट्री में, उससे न्यूट्रिएंट्स लेता था। ठीक है ना। तो उसी शेल लेयर को अभी हम लोग देख रहे हैं। ठीक है। तो अगर शेल लेयर का प्रेजेंट रहा तभी हम लोग उसको इन सिटू थ्योरी के अंदर डालेंगे। ठीक है। ये देखो अंडरलाइंग शेल लेयर, these materials have been extracted and utilized by the plants। ठीक है। तो शेल लेयर का प्रेजेंस या क्ले प्रेजेंस ओरिजिनल सॉइल्स। ठीक है। तो ये हो गया इन सिटू थ्योरी। ठीक है। अच्छा, अभी ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, प्लांट मटेरियल से वो रिवर के थ्रू ट्रांसपोर्ट होके दूसरी जगह पे जमा होके उधर ड्यूरिंग द टाइम पीरियड वो कोल बनाया, तब उसको हम लोग ड्रिफ्ट थ्योरी बोलेंगे। ठीक है, सिंपल। ये हो जाए, वो था ऑटोक्थोनस जो इंसिटू, ये हो गया एलोक्थोनस, क्योंकि ओरिजिनल प्लेस पे नहीं बन रहा है, ये दूसरी जगह पे बन रहा है, तो ओरिजिनलिटी हम लोगों को नहीं मिलेगा। ठीक है। तो जो पहले तो आसपास का रिवर प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि हम लोगों का जो रानीगंज कोलफील्ड है, वो डिप थ्योरी सजेस्ट है, क्योंकि बड़ा का रिवर है उधर। ठीक है ना, आसपास का रिवर का प्रेजेंस होना चाहिए। ठीक है। तो लार्ज क्वांटिटीज ऑफ ट्री ट्रंक्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड डाउनस्ट्रीम बाय द प्रेजेंट डे रिवर्स, पार्टिकुलरली इन रीजन्स ऑफ फॉरेस्ट। ठीक है। अच्छा, और एक होता है कि मेरीन फॉसिल्स का प्रेजेंस हो सकता है। ठीक है, मेरीन फॉसिल्स क्योंकि ट्रांसपोर्ट हो रहा है अभी उसकी बीच में, मतलब क्या होता है कि जब जमा होता है, ठीक है, तब क्या होता है, कुछ मेरीन फॉसिल्स हम लोग को, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होकर एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है ना, तो कुछ सपोज एक सेडिमेंटरी रॉक है। ठीक है। अभी उधर ऑलरेडी एक ऑर्गेनिज्म मर के पड़ा हुआ है। ठीक है। अभी उधर कोल का सिम बन रहा है, सिम बन रहा है, कोल का सिम बन रहा है, तो हम लोगों को ए वाला पोर्शन में मेन फसल मिलेगा। पर जो इंसिटू थ्योरी है उसमें तो एक ही जगह पे कोल सिम बन रहा है और नीचे क्ले लेयर रहेगा, उधर ऐसा फॉसिल मिलने का चांसेस नहीं है, प्लांट फॉसिल मिलेगा उधर। ठीक है, प्लांट फॉसिल एक्सेप्टेबल, क्योंकि प्लांट से ही बन रहा है तो प्लांट फॉसिल मिलेगा ऑब्वियसली। पर इधर मेरिन फॉसिल का मिलने का भी चांसेस है। ठीक है, इसलिए गोंडवाना जो कोल है उसमें, गोंडवाना जो लेयर है उसमें फॉसिल का मिलना मतलब बहुत स्वाभाविक है। ठीक है ना, तो मेरिन फॉसिल्स मिल सकता है। दूसरा है कि जो सेडिमेंटरी रॉक है और कोल सीम। ठीक है, हम लोग मतलब क्या है, the rocks associated with coal are distinctly sedimentary and coal seams themselves behave like sedimentary bed। तो सेडिमेंट लेयर मतलब बीच बीच में घुसा रहेगा, क्योंकि वो ट्रांसपोर्ट होके आया है ना, तो सेडिमेंटल लेयर उसमें से घुसा रहेगा। ठीक है। और जो इधर क्ले नहीं मिलता है, इधर मिलता है सैंडस्टोन शेल, सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट, सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट का लेयर मिलेगा नीचे। ठीक है ना, इधर क्ले का प्रेजेंस नहीं रहेगा। ठीक है, सैंडस्टोन कॉन्ग्लोमरेट बेसिकली सैंडस्टोन ही मिलता है, तो तब उसको ड्रिफ्ट थ्योरी में हम लोग डालेंगे। तो ये गया ओरिजिन ऑफ कोल। अभी हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कोल। तो कोल का क्लासिफिकेशन किसकी बेसिस में होता है। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम लोग पहले केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ द कोल देख लेते हैं। तो केमिकल कॉम्पोजिशन हम लोग दो तरीके की एनालिसिस करते हैं। एक है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस,
एक है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, ठीक है। दूसरा है अल्टीमेट एनालिसिस, दूसरा है अल्टीमेट एनालिसिस, ठीक है। एक है प्रॉक्सिमेट एनालिसिस, दूसरा है अल्टीमेट एनालिसिस। तो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस में हम लोग क्या क्या डिफाइन करते हैं, एक है मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल मैटर, एश कंटेंट, फिक्स कार्बन एंड कैलोरीफिक वैल्यूज, हम लोग एक एक करके देखेंगे। और अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग क्या करते हैं, एश, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ठीक है, ऐश, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, इसका डिटर्मिनेशन करते हैं, ठीक है। तो पहले प्रॉक्सिमेट एनालिसिस को देखते हैं कि मॉइस्चर कंटेंट क्या है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ द मॉइस्चर इन द कोल मे बी कमिंग ड्यू टू एब्जॉर्ब ऑफ वाटर ऑन द एक्सटर्नल सरफेस। तो एक्सटर्नल सरफेस में जो वाटर एब्जॉर्ब होता है और जो पोर स्पेसेस रहता है कोल में, ठीक है, उसमें क्या होता है, वाटर का प्रेजेंस हो सकता है, जो अपर सरफेस, सरफेस वाटर बेसिकली, ठीक है, जिसको हम लोग फ्री वाटर भी बोलते हैं, जिसको हम लोग फ्री वाटर भी बोलते हैं। It is also present as dissolved water, as water resulting from the decomposition of the organic compound। तो जो organic compound है और plant materials है, उसका जो उसमें उस body part में भी water present था जब plant था, तो उस water भी वो trapped होके रह सकता है, जिसको inherent और hydroscopic moisture भी बोलते हैं, inherent और hydroscopic moisture, ठीक है। तो जो इनहेरेंट मॉइस्चर कैन बी रफली टेकन एज अ मॉइस्चर ऑफ द रैंक ऑफ द कोल। तो रैंक ऑफ द कोल मतलब अगर मॉइस्चर ज्यादा रहा किसी कोल में, ठीक है, तो उस कोल का जो रैंक होता है वो गिर जाता है। अभी रैंक देखेंगे कोल का जो रैंक था। तो ये पहले जान लेना चाहिए कि मॉइस्चर अगर रहा तो मॉइस्चर को हम लोग को हटाना होता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव पार्ट में आ गया, ठीक है, इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि इधर एक एग्जांपल दिया गया है कि टर्शियरी कोल्स जो होता है उसका मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होता है, ठीक है, देन द गोंडवाना कोल, ठीक है, इसको याद रखना है। तो एक है मॉइस्चर कंटेंट। अभी आता है वोलेटाइल मैटर। तो कोल में जो गैसियस मटेरियल रहता है, जो हम लोगों के लिए यूजलेस है, बेसिकली तो यूजलेस नहीं है, ठीक है, एक परसेंटेज है जिसकी मिडिल में उस रेंज में रहना चाहिए, ठीक है। तो जो 17 टू 40% के अंदर, 17 टू 40% के अंदर अगर वोलेटाइल मैटर प्रेजेंट रहा तब उसको हम लोग गुड कोकिंग कोल बोलेंगे, जिससे हम लोग अच्छा हीट जनरेट कर पाएंगे, ठीक है। सॉरी, मॉइस्चर नहीं, वोलेटाइल होगा। वोलेटाइल मतलब जो गैसियस मटेरियल होता है, बेसिकली कार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, ये सब हो गया, इनकम्बस्टिबल गैसेस। तो कोल्स विद volatile matter लेस देन 17% एंड मोर देन 14% आर नॉट गुड कोकिंग कोल। मतलब अगर 17% से नीचे रहा वो भी हम लोग के लिए अच्छा नहीं है, अगर 40% से ज्यादा रहा तब भी हम लोग के लिए वो यूजफुल नहीं है फॉर एज गुड कुकिंग कोल। तो वोलेटाइल मैटर भी कोल का प्रॉपर्टी और कोल का रैंक को डिफाइन करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखते हैं ऐश कंटेंट। तो ऐश कंटेंट जो है, बेसिकली उसको जलाने के बाद जो ऐश मिलता है, तो कितने ऐश बनेगा उसी अमाउंट के हिसाब से, जैसे कि इट इज बिलो 2% और इट मे बी हाई एज 20 to 30%, ठीक है। तो डिफरेंट डिफरेंट कोल में डिफरेंट डिफरेंट ऐश कंटेंट निकल के आता है, ठीक है। तो जो आसाम कोल होता है उसमें 8% रहता है, गोंडवाना कोल में 10% रहता है, ठीक है। अभी ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, कोल्स दैट हैव हाई ऐश कंटेंट आर जनरली रिगार्डेड एज लो ग्रेड कोल। तो इसे बेसिकली सब माइनस में आता है, सिर्फ ये दोनों प्लस में आता है, ये दोनों प्लस में आता है, ये दोनों रहेगा तो अच्छा है, ये सब माइनस में आता है। जो मॉइस्चर है वो कंडीशनल है, एक रेंज है, कंडीशनल है, ये भी माइनस में आता है, ठीक है।
कोल के लिए अच्छा नहीं है ऐश कंटेंट। ठीक है। अच्छा, फिक्स कार्बन क्या है? जो कार्बन, अच्छे से समझना है ये, कोल में जो कार्बन अकेला प्रेजेंट रहता है, जिस अमाउंट ऑफ कार्बन किसी के साथ कंपाउंड बना के नहीं रहता है, फ्री जो कार्बन रहता है, उसको हम लोग बोलेंगे फिक्स कार्बन। ठीक है। तो जो लिखा हुआ है, द कार्बन दैट हैज नॉट कॉम्बाइंड विथ एनी अदर एलिमेंट, मतलब कंपाउंड नहीं है। ठीक है। द कोल इज रिफर टू एज फिक्स कार्बन। ठीक है। द अमाउंट ऑफ फिक्स, अभी कार्बन ज्यादा रहेगा, ऑब्वियसली उसका हीटिंग वैल्यू बढ़ जाएगा, तो वो ऑब्वियसली हाई रैंक बनेगा। तो अगर फिक्स कार्बन हाई रहा तो वो अच्छा है, जैसे कि एंथ्रासाइट हम लोग देखेंगे अभी कोल का रैंक में। तो फिक्स कार्बन ज्यादा रहा तो वो कार्बन का रैंक भी हाई होगा। और लास्ट में आता है कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू इज बेसिकली, तो फिक्स कार्बन में क्या बोला था कि फ्री कार्बन रहना चाहिए, ऐसा कि नहीं कि कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा या कार्बन मीथेन रहा है, ये नहीं। फिक्स का सिर्फ सी, ओनली सी, ओनली सी। ठीक है ना, वो रहना पड़ेगा। अच्छा, कैलोरीफिक वैल्यू में क्या है कि हम लोग जब उसको जलाते हैं एक कोल को, ठीक है, तो जो हीट प्रोड्यूस करते हैं, जिस अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम लोग उस कोल का कैलोरीफिक वैल्यू बोलते हैं, जिसको ब्रिटिश थर्मल यूनिट या BTHU पे बोला, मतलब कन्वर्ट किया जाता है। ब्रिटिश थर्मल यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो इधर कुछ कैलकुलेशन दिया गया है कि कैसे क्या निकालते हैं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होता है? अगर कोल को हम लोग जलाए तो उसका एक हीटिंग वैल्यू रहेगा, एक एनर्जी वैल्यू रहेगा, जिसको हम लोग बोलेंगे कैलोरीफिक वैल्यू। ठीक है। अच्छा, तो इसके ऊपर ही जो प्रॉक्सिमेट एनालिसिस होता है, इसके ऊपर ही पूरा कोल का रैंक डिपेंड होता है। ठीक है ना, जो ये जो रैंक दिखाया गया, ये इसके ऊपर ही रहेगा। ठीक है। अल्टीमेट एनालिसिस में हम लोग कुछ फिक्स्ड मेटल, फिक्स मटेरियल का, जैसे कि कार्बन हो गया, ऐश हो गया, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, ये सब। जैसे कि हो गया हाई परसेंटेज ऑक्सीजन अगर प्रेजेंस रहा, तो वो क्या करेगा, हीटिंग वैल्यू को रिड्यूस कर देगा। ठीक है। तो कुकिंग प्रॉपर्टी जो कोल है, मतलब हीटिंग प्रॉपर्टी जो कोल है, उसको घटा देगा, तो ऑब्वियसली उसका रैंक कम हो जाएगा। सल्फर, फास्फोरस, ये सब कैसे रहेगा, ओरिजिनल प्लांट में से ही रहेगा। ठीक है। या अगर कोल में इंट्रूसिव मैग्मा आ गया, अगर कोल सीम में मैग्मा का इंट्रूशन आ गया, तब उसमें फॉस्फेट ज्यादा हो जाएगा। ठीक है। जैसे कि डाइक्सिल्स, ये जो लिखा गया है, डाइक्सिल्स का प्रेजेंस की वजह से फास्फोरस का अमाउंट ज्यादा हो जाता है कोल में। ठीक है। तो अल्टीमेट एनालिसिस की वजह से हम लोग जान पाते हैं कि इसमें कितना कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस प्रेजेंट है। ठीक है। अभी रैंक देखेंगे। पीट, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, सब एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट। जो पीट कोल है वो इनिशियल स्टेज ऑफ कोल है। बहुत ही खराब माना जाता है पीट को, पर इसको से चूल्हा में ही यूज किया जाता है। ठीक है ना। और पीट को हम लोग रास्ते में भी यूज करते हैं। तो पीट बेसिकली ब्राउन और ब्लैक कलर का होता है। इसका मॉइस्चर परसेंटेज कितना हाई है देखा है तो 75 to 90%। ठीक है ना, इसीलिए इसका रैंक इतना है, क्योंकि इनिशियल स्टेज है, प्लांट मटेरियल ठीक से कोल प्रोड्यूस नहीं कर पाया है, इसलिए इसका इतना हाई है। वोलेटाइल मैटर भी हाई होगा ऑब्वियसली। फिक्स कार्बन, कार्बन का परसेंटेज क्योंकि पूरा पूरी कोल नहीं बन पाया है, तो 40, लेस देन 40% है। फ्लेम कलर का मतलब इसको जब जलाया जाएगा तब उसका फ्लेम का एक कलर रहता है, जिस कलर की बेसिस पे भी हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, तो इसका इयोलिश कलर होता है। अच्छे से याद रखना है इसको। कैलोरीफिक वैल्यू कितना है? 600, 6000 to 8000, 6000 to 8000 याद रखना पड़ेगा हर एक का कैलोरीफिक वैल्यू। तो मैं एक पूरा टेबल बना के दिया हूँ, तो इस टेबल को हमेशा याद रखना है। ठीक है ना, इसका क्या कलर है, मॉइस्चर कंटेंट, वोलेटाइल कंटेंट, फिक्स कार्बन, कैलोरीफिक वैल्यू, ये सब याद रखना है, इसमें कितना है। यूजेस ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, तो डिस्ट्रीब्यूशन है, केरला में कुछ कुछ जगह पे मिल जाता है। ठीक है, पिट। अच्छा, अभी दूसरा जो है वो आता है लिग्नाइट। इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं।
इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इसको ब्राउन कोल भी बोलते हैं। इसका जो मॉइस्चर परसेंटेज है 35 to 55। ठीक है। वोलेटाइल मैटर जो 53 to 63, अभी थोड़ा सा घटा। अच्छा, फिश कार्बन जो है वो उतना भी ज्यादा नहीं है, 40 to 55। येलो टू ऑरेंज इसका फ्लेम कलर है। हीटिंग कैपेसिटी और कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ा ज्यादा है, 8000 to 10000। बेसिकली इलेक्ट्रिक जनरेशन में यूज होता है। ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी में सभी यूज होता है। जो हाई ग्रेड कोल होता है वो बेसिकली इंडस्ट्रियल पर्पस में यूज होता है, क्योंकि उधर और भी ज्यादा उसका हीटिंग वैल्यू चाहिए, इसलिए। उसके बाद आता है बिटुमिनस। बिटुमिनस का दो डिवीजन है, एक है सब बिटुमिनस, एक है जो बिटुमिनस है। सब बिटुमिनस डार्क ब्राउन टू ब्लैक है। मॉइस्चर परसेंटेज 80 to 38 है। वोलेटाइल मैटर जो है 42 to 53, 70 to 76 आपका फिश कार्बन हो गया। फिल्म कलर येलो है। और कैलोरीफिक वैल्यू है 10,000 to 12,000। कैलोरीफिक वैल्यू को सबको याद करना है, ठीक है ना। और ये जो झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में मिला। अच्छा, और एक बात है कि लिग्नाइट का जो प्रेजेंस है ये अच्छे से याद रखना। तमिलनाडु में नेवेली में है, राजस्थान में है, गुजरात में है। ठीक है ना। ये किस किस जगह पे मिलता है लिग्नाइट स्पेशली, उसको अच्छे से याद रखना है। सब बिटुमिनस एंड बिटुमिनस। सब बिटुमिनस जो हम लोग का वेस्ट बंगाल और छत्तीसगढ़, मेनली बिटुमिनस और सब बिटुमिनस दोनों टाइप का ही मिलता है। इसका दोनों एक साथ ही याद रखना है। ठीक है। बोकारो, बंगाल, रानीगंज, छत्तीसगढ़, कोरबा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। ठीक है। सब जगह में इधर 8 to 18% हो जाता है बिटुमिनस में, 14 to 46 वोलेटाइल मैटर। फिश कार्बन 60 to 80 आ गया अभी। ब्लू टू येलो धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। पहले येलो येलो था, अभी ब्लू टू येलो हो गया। 12 + 12,000 to 14,000। मेनली स्टील प्रोडक्शन ये सब में यूज होता है। ठीक है ना, बिटुमिनस। अच्छा, हम लोग को इंडिया में बेसिकली बिटुमिनस, सब बिटुमिनस टाइप ही कोल मिलता है जो ईस्टर्न रीजन में। सब एंथ्रासाइट ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें एंथ्रासाइट को याद रखना है कि ब्लैक कलर का कोल होता है पूरा। सबसे हाई ग्रेड वाला कोल है ये। 2 to 10% मॉइस्चर रहता है, लेस देन 6% इसका वोलेटाइल मैटर रहता है। जो फिक्स कार्बन रहता है 80 to 95%। और जो फिल्म कलर है वो पूरा ब्लू होता है। 16,000 to 18,000 कैलोरीफिक वैल्यू है। मेटलर्जिकल प्रोसेस हीटिंग पर्पस में यूज होता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में यूज होता है, क्योंकि ये बहुत दामी कोल है। मेनली जम्मू कश्मीर में एंथ्रासाइट मिलता है। ठीक है। और किसी जगह में नहीं मिलता है ज्यादा एंथ्रासाइट, बेसिकली क्योंकि ये बहुत रेयर कोल है। ठीक है ना। तो ये क्लासिफिकेशन और रैंक ऑफ कोल। अच्छा, अभी कोल कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कोल में क्या क्या फीचर्स रहता है, कि क्या क्या प्रेजेंट रहता है। एक मैक्रोस्कोपिक रहता है, एक माइक्रोस्कोपिक रहता है। मैक्रोस्कोपिक मतलब जो हाथ में लेके हम लोग देख सकते हैं, वो है मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ कोल। और कुछ कुछ है जो हम लोग माइक्रोस्कोप के अंदर देख सकते हैं, बहुत ही छोटा छोटा चीज, जिसको हम लोग माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ कोल बोलेंगे। तो मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ कोल में हम लोग देखेंगे विट्रेन। विट्रेन, फिर क्लैरेन, ड्यूरेन एंड फुसेन। तो विट्रेन में क्या है, ब्राइटेस्ट पोर्शन और बैंड ऑफ कोल, बैंड बैंड देखा जाता है कोल में। ब्राइटेस्ट पोर्शन और बैंड 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 ऑफ कोल। ब्राइटेस्ट पोर्शन और बैंड ऑफ कोल। ठीक है। थिन थिन बैंड में देखा जाता है और कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर दिखाता है। ठीक है ना। ब्रिलियंट लास्टर दिखाता है और कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर दिखाता है। अगर कोल में ऐसा प्रेजेंट रहा तब वो सब है विट्रेन। ठीक है। क्लैरेन क्या है, उससे थोड़ा डाल रहेगा। ठीक है। लेस ब्राइटर देन विट्रेन। ठीक है। वेरिएबल थिकनेस का रहता है, ये कॉन्कॉइडल फ्रैक्चर नहीं दिखाएगा। ठीक है ना। और सिल्की लस्टर दिखाएगा, ये इंपॉर्टेंट है। सिल्की लस्टर वो पहले क्या था, विट्रियस लस्टर या ब्रिलियंट लस्टर, ये विट्रियस लस्टर बेसिकली दिखाता है। विट्रियस लस्टर। ठीक है।
अच्छा, ड्यूरिन में क्या है, थिक थिक डल कलर का कोल है, कोल बैंड, ठीक है। और ऑकास है थिक बैंड्स, हार्ड एंड ग्रेइश ब्लैक इन कलर, ब्रेक्स इन इरेगुलर सरफेस, ठीक है। लस्टरलेस, बेसिकली लस्टरलेस जो रहता है। और फ्यूशन क्या होता है, जैसे कि चारकोल हो गया, ठीक है। मेनली ब्लैक ब्लैक कलर का होता है, ये बेसिकली जो चारकोल होता है उसको रिप्रेजेंट करता है। अच्छा, फ्यूशन और एक की है, ब्लैक कलर का होता है, पाउडरी, हाथ में लगेगा पाउडरी जैसा, हाथ में अगर लेंगे तो अगर फ्यूशन प्रेजेंट रहा किसी कोल में तो हाथ में थोड़ा पाउडरी फील होगा, ठीक है ना। और फाइब्रस स्ट्रक्चर दिखाता है। तो ये जो बनता है मेनली उडी, उडी जो फाइब्रस पार्ट रहता है प्लांट का, ठीक है, उससे बनता है, इसलिए थोड़ा फाइब्रसिटी ज्यादा दिखाता है। तो विट्रेन, क्लैरेन, ड्यूरेन एंड फुसेन, ये हो गया मैक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ कोल। भाई माइक्रोस्कोपिक यूनिट ऑफ कोल में क्या देखेंगे, विट्रिनाइट, एक्सिनाइट एंड इनर्टिनाइट। तो विट्रिनाइट क्या है, मेसरल ग्रुप के अंडर आता है। मेसरल मतलब जो छोटा छोटा यूनिट होता है जो माइक्रोस्कोप के अंडर देखा जाता है वही मेसरल होता है। मेनली बिटुमिनस कोल में देखा जाता है विट्रिनाइट, ठीक है। तो इसमें क्या इम्पोर्टेंट है कि कौन सा ट्री, एक प्लांट का, प्लांट से जो कोल बन रहा है उस प्लांट का कौन सा पोर्शन से कौन बन रहा है। जैसे कि विट्रिनाइट हो गया, वो बनता है बेसिकली लिग्निन एंड सेलुलोज से, ठीक है। लिग्निन एंड सेलुलोज से, इसको याद रखना है, ठीक है। कलर और रिफ्लेक्टेंस भी थोड़ा हाई रहता है फॉर हाई ग्रेड कोल। अगर लो ग्रेड कोल रहा तो उसमें थोड़ा लो रहेगा कलर और रिफ्लेक्टेंस। अच्छा, इग्जिनाइट और लिप्टिनाइट, लिप्टिनाइट से ही पता चल रहा है। अच्छा, स्पोर्स एंड पोलेंस, सेल वॉल्स ऑफ पोर्स एंड आउटर सेल वॉल्स ऑफ पोरेंस, पोलेंस, हायर हाइड्रोजन कंटेंट, ठीक है। हायर हाइड्रोजन कंटेंट, कंटेंट रहेगा, ठीक है। कुटीन्स, रेजिन्स, फैट्स, वॉक्सेस, ये सब रहेगा, ठीक है। अच्छा, ईट में भी गोल्डन कलर, येलो कलर, रेड, ऑरेंज, ये सब कलर में होता है। सिर्फ इग्जिनाइट में किससे किससे बनता है वो याद रखना है, विट्रिनाइट, इग्जिनाइट एंड इनर्टिनाइट। इनर्टिनाइट किससे बनता है, बेसिकली जो फंगल बॉडीज है, ठीक है। फिर आ गया कि जो ऑक्सीडाइज मतलब ऑक्सीजन का प्रेजेंट रहता है, ठीक है, प्रायर टू द क्वालिफिकेशन, कोल बनने से पहले जो ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है प्लांट, फर्स्ट प्लांट में, उससे ही बनता है इनर्टिनाइट, ठीक है। और इसका हायर रिफ्लेक्टेंस है, बहुत हाई रिफ्लेक्टेंस है, इसको भी याद रखना है। तो बेसिकली जो माइक्रोस्कोप के अंदर दिखाया था वही इधर डिस्कस किया गया है, ठीक है ना, विट्रिनाइट, एक्सिनाइट एंड इनर्टिनाइट। तो ये हो गया रैंक ऑफ कोल, लिग्नाइट, सब बिटुमिनस, बिटुमिनस, सेमी और सब एंथ्रासाइट एंड एंथ्रासाइट। किसमें किसका पार्ट, कितना परसेंटेज मॉइस्चर, वोलाटाइल मैटर, कितना कितना मिलता है वो इधर लिखा गया है, ठीक है। कैलोरीफिक वैल्यू ये डिपेंड करता है डिफरेंट जगह का कोल में, मेरा उस चार्ट में अलग था, इस चार्ट में अलग है, तो वेरी करता है, इसको ज्यादा ध्यान मत दो, ठीक है। इसे जानने के लिए टेबल है। अच्छा, अभी इंडिया में किधर किधर कोल मिलता है, ठीक है। एक तो ईस्टर्न पार्ट में मिलता है जो कि आता है झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल। अच्छा, सदर्न पार्ट में तेलंगाना, या मिडिल पार्ट में हो गया तो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। साउथ में हो गया आंध्र प्रदेश, हाँ। नॉर्दर्न पार्ट में आसाम में कुछ जगह मिलता है, ठीक है ना, महाराष्ट्र साउदर्न में। तो मेजर कोलफील्ड क्या है, झारखंड का झरिया, बोकारो, गिरिडीह, करणपुरा, ऐसा जो सेंट्रल कोलफील्ड है, बीसीसीएल है, सीसीएल है, ठीक है। उड़ीसा में जो तालचेर है, आईबी वैली है, तो महानदी कोलफील्ड बेसिकली उड़ीसा में है। छत्तीसगढ़ में क्या है, कोरबा है, ठीक है, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड। अच्छा, मध्य प्रदेश में सिंगरौली, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, कोलफील्ड है उधर। इधर एनुअल प्रोडक्शन भी दिया गया है किसमें कितना है, ठीक है। तेलंगाना में जो
सिंगरेनी, ठीक है। वेस्ट बंगाल में है रानीगंज, मेजिया, आसनसोल, ठीक है, ईस्टर्न कोलफील्ड। महाराष्ट्र में जो चंद्रापुर, वानी, कपटी, तो वेस्टर्न कोलफील्ड के अंडर आता है। आंध्र प्रदेश में गोदावरी वैली, उसमें भी सिंगरेनी कोलफील्ड कोलियरी कंपनी लिमिटेड आता है। असम में मुकुम दिल्ली, ये जो नॉर्थ ईस्टर्न कोलफील्ड है, इसके अंदर आता है। इसका प्रोडक्शन बहुत ही कम है आंध्र प्रदेश और असम में। मेनली प्रोडक्शन ईस्टर्न रीजन में आता है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, मिडिल ईस्टर्न रीजन जो होता है उसमें ही आता है। ये हो गया इंडिया में किधर किधर कोल मिलता है, कोल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये हो गया कोल जियोलॉजी, एक मैप में दिखाया गया है किधर किधर मिलता है, ठीक है। ईस्टर्न रीजन में ज्यादा मिलता है कोल। ये जो गुजरात और राजस्थान का पार्ट है, इसमें सिर्फ लिग्नाइट, ठीक है, कुछ मिलता है। नेवेली, तमिलनाडु, उधर भी लिग्नाइट मिलता है, ठीक है। ये आसाम का पोर्शन में कुछ कुछ जगह पे। ये जम्मू कश्मीर, जिधर एंथ्रासाइट का प्रेजेंस दिखाया जाता है थोड़ा, ठीक है ना। ओके, थैंक यू।